हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट पे। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले बना लेने चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गया था तो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो रिजेक्ट हो गया था। जो रेलवे का फॉर्मेट रहता उस फॉर्मेट में मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो रिजेक्ट हो गया था, जिसके कारण मेरी जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों मुझे काफ़ी बच्चों का कमेंट आता है कि मेरा इस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम चेंज है या मेरे पिताजी का नाम चेंज है या फिर ये वाला डॉक्यूमेंट मेरा इस फॉर्मेट में है, तो ये चल पड़ेगा कि नहीं चल पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए और किस किस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने एग्ज़ाम से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट क्यों तैयार रख लेने चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम कई बार किसी काम को शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसे ही अपने बहाने लगाते रहते हैं कि हम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन कभी भी लग जाता है या फिर जब हम जो है डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं तो कई बार ऑफिशियल नहीं मिलते। तो मैं अपनी ही बात से एग्जांपल देता हूँ कि मैं पिछले साल अपना रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाने गया था, तो कुछ इशू आ गए, कई बार जो है ऑफिशियल छुट्टी पे थे, तो मेरा वो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट ही 2-3 महीने में बना था। तो मैं तभी कहता हूँ कि आपको ऐसी परेशानियों का बाद में सामना ना करना पड़े कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ चुका है और तब आप जो है डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हो, तो इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने तैयार कर लेने चाहिए अपने एग्ज़ाम से पहले ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। इसके साथ ही आपको दोस्तों उनकी जो है 2 फोटोकॉपीज लेकर जानी होंगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि दीज स्टूडेंट्स शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल प्रायर टू देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट। ये चीज़ दोस्तों हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं उस टाइम पे जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। दोस्तों जब हमारी पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तो उस टाइम पे हमें अपलोड नहीं करने पड़े थे ये सारे डॉक्यूमेंट, तो अभी हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, तो जो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है 10वीं का सर्टिफिकेट, आपकी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि एज अ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा उस पर जो है ये वेरीफाई करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगला दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है, आपके माता पिता का जो नाम है वो सेम एज वही होना चाहिए जैसा कि आपने जो है एप्लीकेशन भरते हुए लिखा था। जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, तो जैसा आपने अपने माता पिता का नाम या फिर अपना नाम लिखा था वैसा ही आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। तो अगला दोस्तों जो सर्टिफिकेट है वो है NCVT और SCVT, मतलब कि आपने अगर फॉर्म फिल करते टाइम ITI का ऑप्शन भरा था कि मैंने ITI कर रखी है, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ITI का आपका जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SC या ST कम्युनिटी से हैं तो आपको SC ST का जो सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसका जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है वो एनेक्सचर 1 में दे रखा है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कि वो कैसा फॉर्मेट है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, वो भी जाके ज़रूर देखना। तो ऐसा फॉर्मेट आपको चाहिए अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान से देख लेना। ये ऐसा वाला जो है इस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। ये भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है OBC NCL सर्टिफिकेट, मतलब कि OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 2 में उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, जो कि साल से जो है पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। मैं इसका भी फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि ऐसा जो है आपको अपना जो है OBC के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रखना होगा। आप ध्यान से देख लेना, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा ये फॉर्मेट। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट करवा के इस पे सारी कार्रवाई करवा लेना, ठीक है। अगला है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL, मतलब जो बच्चे OBC NCL से आएंगे, मतलब कि OBC नॉन क्रीमी लेयर से आएंगे, उनको एक नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आपको साथ में सबमिट करना होगा। उसका जो फॉर्मेट है वो एनेक्सर 2A में दिया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा आपको जो है फॉर्मेट
में अपना जो है डिक्लेरेशन लिखना है। ये सारा आपको फिल करके ना, सारी डिक्लेरेशन आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देनी है, मतलब कि नीचे अपने जो है खुद के साइन करके इनको देना है। ठीक है, तो जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो उनको ये दोनों फॉर्म सबमिट करने होंगे। अगला है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनको एक इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाकर देना होगा। तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी फॉर्मेट इन्होंने एनेक्सर 3 में दिया है, तो यही जाके देख लेना। जैसे मैंने बाकी सारे एनेक्सर के फॉर्मेट बताए हैं, तो आप जो है नोटिफिकेशन से ही इस फॉर्मेट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं उनको ये इनकम सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। अगला है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, मतलब कि जो बच्चे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो इन्होंने जो है जब फॉर्म फिल किया था तो ये कैटेगरी भरी थी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते, तो उनको जो है फीस में थोड़ी छूट मिली होगी। तो इनको जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट का जो है साथ में लेकर जाना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपको एनेक्सर 3A में मिल जाएगा, वो जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने बाकी सारे बताए। अगला है दोस्तों माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ठीक है, मतलब जो बच्चे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ से आते हैं, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, तो उनको जो है एक डिक्लेरेशन लेकर जाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, जुडिशियल वाला स्टैम्प पेपर नहीं लेना है आपको, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेना है, जिसका फॉर्मेट जो है एनेक्सर 4 में आपको बताया गया है। तो इस फॉर्मेट में आपको जो है अपना स्टैम्प पेपर लिख के, अपना मतलब उस पर डिक्लेरेशन लिख के लेकर जाना होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जो है अपना ओरिजिनल जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है सर्विस के बाद, तो आपको वो जो है साथ में लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगला है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले हैं, मतलब कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, तो उनको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर लेकर जाना होगा। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो ये सारे फॉर्मेट इन्होंने दिए हुए हैं, तो इनको जाके देख लेना। ये 3-4 क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में आएंगे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वो। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7, मतलब जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर जाना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना देख सकते हो कौन सा फॉर्मेट इन्होंने मांगा हुआ है। अगला है एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, मतलब जो कैंडिडेट पहले किसी और जगह पर एम्प्लॉय थे उनको एक एनओसी लेकर आनी पड़ेगी, मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो, वहाँ से उनको लेकर आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो अगला है एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल्स विद द प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कि जो कैंडिडेट डिफेंस पर्सनल हैं उनको भी जो है एनओसी लेकर आनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगला है गैजेट नोटिफिकेशन एंड और लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन पैरा 1.7, मतलब अगर आपने अपना जो है नाम चेंज करवाया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी लीगल डॉक्यूमेंट रहेंगे पैरा 1.7 के हिसाब से आपको जो है वो वाले लीगल डॉक्यूमेंट अपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेकर जाने पड़ेंगे, अगर आपने अपना कभी भी नाम चेंज करवाया है तो। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में देखना कि रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट एसबीआई ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, मतलब कि अगर आपने ऑफलाइन पैसे जमा करवाए थे जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो आपको एक स्लिप मिली होगी, चाहे अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कराए हैं या फिर एसबीआई ब्रांच में करवाए हैं, तो आपको एक स्लिप मिली होगी। उस स्लिप को आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, अगला है सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है तो उनको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि अगर कोई जे.एंड.के डोमिसाइल है, मतलब कि जे.एंड.के का निवासी है, तो उनको जो है जे.एंड.के डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो रहेगा ना वो लेकर जाना पड़ेगा साथ में। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, बाकी जो दिए हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो अगर बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो इन्होंने नहीं मेंशन किया वो आधार कार्ड है। पिछली बार इन्होंने मेंशन किया था, पता नहीं इस बार क्यों नहीं मेंशन किया। आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, क्योंकि इसकी जो है दोनों साइड की फोटोकॉपी भी साथ में ज़रूर लगती है। तो ये भी अगर आपका नहीं बना तो ज़रूर बनवा लेना इसको भी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, तब आपका एक एप्लीकेशन बन गया था, आपने जो कि एक पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लिया था। तो उसको आपको अपने पास संभाल के रखना होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो उस टाइम पे वो चीज़ मांगेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन था, जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो एप्लीकेशन बनी थी पीडीएफ फॉर्म में आई थी, वो अपने साथ में लेकर आए। तो उसको भी ज़रूर संभाल के रखना। इसके अलावा दोस्तों जो भी चीज़ें रहेंगी, मैं आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा उसके टाइम पे आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा, क्योंकि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता मैं आपके साथ रहूँगा, हर एक चीज़ में आपको गाइड करते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ जितनी भी चीज़ें रही थी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है, आप जिस जिस भी कैटेगरी से आते हो तो ये सारे अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट बना लेना। एग्ज़ाम से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, उनको भी जाके ज़रूर देखें। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछा करें, हर एक कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूं, तो कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो है गाइडेंस की आपको अगर ज़रूरत है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।